नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं स्पेशल पेशकश। भारत की रीढ़ की जो हड्डी है वो है कृषि, और ये आज का जो सेशन है ये उसी के ऊपर पे आधारित है। ये सेशन गो ग्रीन द्वारा स्पॉन्सर्ड है, गो ग्रीन वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ इस सेशन के अंदर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 100 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का जो टारगेट है सरकार का, उसके पीछे फाइनेंस एक बड़ा टूल, और उसके अंदर में जो पेचीदगियां आती हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए, और साथ ही साथ बैंकिंग सेगमेंट, ट्रेडर्स को क्या परेशानियां, किसानों को क्या परेशानियां और उनके समाधान क्या है, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर साइड के ऊपर पे क्या संभावनाएं और क्या यहां पर अभी करना सरकार के द्वारा बाकी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा इस चर्चा के अंदर में साथ दे रहे हैं संतोष कुमार साहू साहब। आप फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं गो ग्रीन वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के। आपका स्वागत है संतोष जी। और साथ ही हमारा इस चर्चा के अंदर में साथ दे रहे हैं सुनील चौधरी जी, आप HDFC बैंक से हैं, आपका भी स्वागत है। संतोष झा साहब हैं एक्सिस बैंक से, आपका भी स्वागत है। और सुमन जायसवाल साहब, सुमन झा और सुमन जायसवाल, आप दोनों का ही स्वागत है। और साथ ही हमारा यहां पर साथ दे रहे हैं प्रवीण गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और नवल जी हमारे साथ में हैं IDBI बैंक से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चर्चा, चूंकि बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर पे काफी लोगों के अंदर में शिकायतें भी रहती हैं कि बैंक जो है उसके पास जब हम जाते हैं तो चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं फाइनेंस के लिए। एक स्टार्टअप हो, एक किसान हो, एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बैंकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, क्योंकि अगर बैंक नहीं हो तो ट्रेडर के पास में फाइनेंस कहां से आएगा, किसान को पैसा कहां से मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी, चाहे वो एक्सपोर्टर है चाहे इंपोर्टर है, उसको कहीं ना कहीं बैंक की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, HDFC बैंक, सुनील चौधरी साहब, बड़ा नाम है, क्या दिक्कतें फेस होती हैं? ट्रेडर्स की हमेशा शिकायत रहती है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा कोलेट्रल को लेकर के बड़ी दिक्कतें आती है, और खास तौर के ऊपर पे एग्री के अंदर में ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है। बैंक कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर महसूस करता है कि इस कमोडिटी के ऊपर पे मैं लोन दूं या नहीं दूं। ट्रेडर एक बैंक से दूसरे बैंक जो है वो चक्कर काटता है। वेयर हाउसिंग कंपनीज भी आप लोगों को अप्रोच करती हैं, दिक्कत कहां पर आती है? सर, फाइनेंसिंग में एक्चुअली में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट करता है आपका। एक्चुअली में जो यहाँ मैं देखता हूँ, नॉर्मली जो फाइनेंशियल्स देखता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि मार्जिन भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट जो प्रोमोटर्स का मार्जिन होता है वो थोड़ा कम होता है। प्रोमोटर के मार्जिन से क्या मतलब समझूं? दैट मीन्स कि जो आपका करंट एसेट्स है उसका जो 25% हम लोग प्रोमोटर्स मार्जिन जो लेते हैं एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, हाँ, तो वो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट आया तो मोस्टली जो होता है प्रॉफिट दे ट्रांसफर टू फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन इशू है जो यहाँ पे हम लोग फेस करते हैं। ये तो सुनील जी, अच्छा, तो ये आपका अलग डिपार्टमेंट जी, जी, जो कमोडिटी में है इसमें क्या मतलब है? कोमोडिटी में सर, देयर से ट्रेडर माने जो हम लोग CC या OD जो देते हैं, कोलेट्रल बेस्ड ही देते हैं। कोलेट्रल में होता है कि जैसे अब आपका कोमोडिटी सेगमेंट है जिसमें कि एग्री रिलेटेड है, तो एग्री में ऐसे भी थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि सेल्स फ्लक्चुएशंस बहुत होता है। अगर इस करंट ईयर में अभी 5 करोड़ है तो वो फिर अगला साल कभी 15 करोड़ हो जाता है, फिर 25 करोड़ भी हो जाता है। तो बट देयर इज नो जस्टिफाइड कि मतलब वो 15 करोड़ कैसे हो गया, कुछ एक वैसा अपॉर्चुनिटी ग्रैप हुआ जो कि वो 15 करोड़ से सीधा 50 करोड़ हो गया, बट वो कंटिन्यूअस नहीं होता। नहीं, अगर कोई नया ट्रेडर है, वो नया काम शुरू करने के लिए आया है, ठीक है, तो उसको लोन कैसे मिलेगा? उसके पास तो बैलेंस शीट भी नहीं। बैलेंस शीट नहीं है सर। देखिए, हर बैंक का अपना एक पॉलिसी है, हम लोग एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हर बैंक पॉलिसी है कि अब कोई है जो 2 इयर्स बैलेंस शीट या 1 ईयर बैलेंस शीट पे भी करते हैं,
बट अगर हो सकता है कि कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग है या फिर कोई प्रमोटर है जो दूसरा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनका एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर भी हम लोग देते हैं, अच्छा, बट उस बैक्ड अप बाय द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, एग्जिस्टिंग कैश फ्लो। ओके। सुमन जी, सुमन झा जी से मेरा पहले सवाल है। एक साथ दोनों सुमन हो गए। तो सुमन झा जी, आपसे मेरा सवाल है, हालांकि जब चर्चा पिछले सेशन के अंदर चल रही थी तो उसके अंदर आपने भी क्वेश्चन रेज किया था, वही क्वेश्चन आपसे भी है। बैंक के पास जब भी कोई ट्रेडर जाता है, देखिए हर एक जगह के ऊपर, जैसे आपने कहा जी ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, फेस वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या? बैंक किसी को भी, एक बैंक तो उसको एग्री कर लेता है लोन देने के लिए, दूसरा बैंक एग्री नहीं करता, ये भी बड़े चैलेंजेस आते हैं। नहीं भाई सर, पेपर्स तो उसके पास वही है। नहीं ऐसा कोई है नहीं। एक्चुअली एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, जैसे अगर कोई कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है, अगर उसमें के बैलेंस शीट में थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होता है तो वहाँ पे बैंक कॉल ले लेती है। लेकिन जो न्यू कस्टमर होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। आज का जो सिनारियो है, जैसे आपने बोले, तो अभी हम बैंक जो है वो मतलब किसानों से लेके एफपीओ तक फंडिंग स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, वो हर एक लेवल पे कर रही है। जैसे हम लोग किसान को 2 करोड़ तक जो है वो FLWF देते हैं, वो डायरेक्ट माल रखती है और किसान के ही अकाउंट में पैसा जाती है। एफपीओ लेवल पे भी हम लोग फंडिंग कर रहे हैं। ओके, अभी ठीक तक है, वो कितनी आईटीसी वगैरह से हमारा टाई अप है, उनके गोडाउन में हम लोग डायरेक्ट देते हैं, जो भी लोन सेक्शन होता है 3 करोड़ तक है ओके। एफपीओ का अभी तक। वैसे और जो बड़ा हम लोग फंडिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो मेनली हम लोग जो गुलाब बागिया पूर्णिया का नियर अबाउट का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी सुनील जी बताए कि मैक्सिमम जो फूड ग्रेन का जो ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी में, वो क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो उनका मैक्सिमम बैलेंस शीट उठा के देखिएगा तो फिक्स एसेट्स में ज़्यादा मूव कर जाता है। ओके। तो उनका करंट रेशियो, गेयरिंग रेशियो जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर बैंक ऊपर वाला पूछता है, यार ये तो पैसा निकाल के फिक्स एसेट्स खड़ा कर दे रहा है, तो इसको पैसे की क्या जरूरत है? इसके पास तो अपना पैसा पड़ा हुआ है, फिर आप इसको क्यों फंडिंग दे रहे हो? तो ये सब छोटी छोटी बातें आती है सामने। तो फिक्स एसेट बढ़ रही है उसके पास, तो उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है, तो उसकी नेटवर्थ सर वही तो समझ लीजिए, अगर वही मतलब हमारे जो ट्रेडर्स हैं, अगर वो फॉर्म के नाम पे लें, ठीक है, अगर बिजनेस पर्पस से लेंगे फिर वो जस्टिफाई हो जाता है। ओके। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेके वो बैलेंस शीट में दिखा, अगर वो एसेट जो है वो अगर बिजनेस के नाम पर है तो लोन देंगे, हाँ, अगर पर्सनल तो वो पॉजिटिव बैलेंस शीट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यूएसएल में उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली परचेज करता है तो वो फिर नेगेटिव चला जाता है कि आदमी अपना प्रॉफिट जो है जो भी कमा रहा है साल भर का, उससे अपना फिक्स एसेट्स में क्रिएट कर दे रहा है, तो उसका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है। हाँ। तो इसको हर एक साल फंडिंग की जरूरत होती रहती है। ओके। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो गया। सेकंड क्या है कि जैसे आप उसको फंडिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे आप उसको फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे काफी मक्का के और आपके मखाना के ट्रेडर्स हैं, तो उनको कितने % लोन दीजिएगा? 75%। 75%। हाँ 75%, 75 और 25% का वो रहता है, मार्जिन रहता है। ओके, ठीक है। तो कोई और कोलेट्रल भी है? नहीं, कोई कोलेट्रल कोई कोलेट्रल नहीं। कम्युनिटी फंडिंग में कोई कोलेट्रल नहीं है। ठीक है। ठीक है, चाहे वो मतलब कस्टमर लेवल पे, किसान के लेवल, फार्मर के लेवल पे हो, चाहे वो ट्रेडर्स के लेवल पे हो, ओके, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। ठीक है। जसवंत साहब, किस तरीके की फंडिंग के अंदर में आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि पूरा पैनल है, एनबीएफसी भी है, बैंक भी है। हमारा बैंक तो सर HDFC है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो वैसे आम जन के अंदर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कहाँ पे फाइनेंसिंग, क्योंकि देखो बैंक ने कितनी सारी प्रॉब्लम्स सपोर्ट कर रहा है सर। भाई आप भी फाइल में थोड़ा तकलीफ रहता है ट्रेडर के पास, वही तकलीफ है। फाइल में क्या तकलीफ वही है? जो बता रहा है सर। नहीं तो आप भी मतलब मुनाफा कमा करके उससे प्रॉपर्टी अपने पर्सनल नाम से ले रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर उनकी एडवाइस क्यों नहीं मान रहे? अभी आप थोड़ा पास में रखिए। जी। लोगों का सर जो है ना, जो प्रॉफिट होता है मैक्सिमम बस अपना मैक्सिमम प्रॉपर्टी में लगा देते हैं प्रॉफिट को। मतलब मान रहे हैं कि प्रॉफिट तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बैंक जेन्युइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल जनरेट सर, कर रहा है। बिल्कुल। बैंक की प्रॉब्लम जेन्युइन। बिल्कुल।
ठीक है। Actually, sir, individual net worth is growing. Individual net worth is growing, but running हम लोगों का सर मेन फोकस है राइट राइट। संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं दी आर्ट के पास पे चलूंगा। वेयर हाउसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है, बैकबोन होती है किसी भी ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मक्का हो, चाहे मखाना हो, चाहे जीरा हो, चाहे हल्दी हो, चाहे कोई भी आइटम हो, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में किस तरीके के आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? जैसे अभी डिस्कशन के टाइम के ऊपर पे समझ में आया कि जी अभी मक्का लगाने के लिए, स्टॉक करने के लिए ट्रेडर्स जो है सोच रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो पसीने आने लाजमी है कि भाई ये वाला साल कैसा जाएगा। अगर माल नहीं लगेगा तो वेयर हाउसिंग कंपनी के लिए भी एक सिरदर्दी है, फाइनेंसिंग, और उससे वेयर हाउसिंग का बैलेंस शीट भी डिस्टर्ब होता है। इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें हम जो वेयर हाउसिंग को एक क्या बोलेंगे, एक एसेट क्रिएशन का एक मीडियम जैसा देखते हैं। तो हम लोग जनरली जो आज गो ग्रीन में कर रहे हैं या जो भी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री है, कोई भी कमोडिटी है जब वो वेयर हाउस के अंदर आ जाता है तो एक एसेट बन जाता है वो। तो एसेट को बैंक को फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम उसी डायरेक्शन में आज जा रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि एसेट आएगा कैसे, अगर एसेट में कुछ वैल्यू, जैसे आज गोल्ड कोई रखेगा या सिल्वर कोई रखेगा, क्यों रखेगा? जब उसको दिखेगा कि आगे 3 महीना 4 महीने के बाद उसके भाव बढ़ेगा या कुछ होगा तभी तो वो रखेगा। तो हम ये कस्मोकस में रहते हैं, क्योंकि आज क्या है, गवर्नमेंट की काफी कंट्रोल है कमोडिटी के ऊपर, तो हम लोगों को गवर्नमेंट की चाल देखना पड़ता है। अभी कौन सी कमोडिटी में गवर्नमेंट की बाइंग बढ़ेगी, अगर बाइंग बढ़ेगी तो एमएसपी पे बाइंग होगी, एमएसपी पे बाइंग होगी तो सडनली प्राइस बढ़ जाएगी, सडनली प्राइस बढ़ जाएगी तो कोई स्टॉकिंग नहीं कर पाएगा। आज जो मस्टर्ड की हालत हो रही है, आप देखे होंगे, अलग राजस्थान में हो रही है, मतलब हर दिन 200 रुपये क्विंटल बढ़ रहा है, जो कि पहुंच गया है 70 के ऊपर चला गया है। तो धीरे धीरे आज धनिया भी देखेंगे, आज 120 रुपया धनिया हो गया। तो जब बहुत हाई रेट चली जाती है कोई कमोडिटी, फार्मर को फायदा होता है, बट वेयर हाउसिंग में नहीं आती है उस टाइम, क्योंकि उनको सभी को लगता है, क्योंकि ये एसेट है, मैंने बोला एसेट में कोई हाई वैल्यू एसेट को स्टोर नहीं करता, क्योंकि कल को भाव गिरने का बहुत चांसेस है, तो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। वहां पे हम लोगों को चैलेंजेस बहुत आती है। सिमिलरली रिवर्स में हमको चैलेंज आती है कि बहुत प्रोडक्शन हो गया कमोडिटी की और प्लेंटीली अवेलेबल है। आज जो गेहूं की हालत है, अब एफसीआई के पास 22 लाख टन माल पड़ा है, अभी 30 लाख टन उनको और भी गेहूं खरीदना है, और हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि गेहूं में स्टोर करें तो क्या करें, अगर एफसीआई से ही माल मिलने वाला है 2 महीने में के बाद ओएमएसएस स्कीम में, तो मैं स्टोर करके वेयरहाउस में क्यों रखूं, मैं इंटरेस्ट क्यों बियर करूं, मुझे जो 4 महीने के बाद वही भाव में मिलने वाला है, उस टाइम वेयरहाउसिंग में नहीं आती है। तो ये 2 चैलेंज जो है ना, और ये ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल कमोडिटी में ही आती है। अगर ले लीजिए कल गवर्नमेंट का बाइंग नहीं हुआ, 30 लाख टन जो खरीद रहे हैं नहीं करती है, तब इमीडिएटली लोगों को पैरिटी बनेगी और स्टोरेज भी होगी और ये होगी। तो जैसे गवर्नमेंट आज क्या हो गया, हर एक कमोडिटी में गवर्नमेंट आ रही है, कॉटन में आ रही है सीसीआई 1 करोड़ बैल खरीद लेती है, और धीरे धीरे स्पिनर्स को मिलते रहती है पूरे साल। तो कॉटन की स्टॉकिंग आजकल होती नहीं है पहले जैसे होती। हम 10 लाख टन का काम करते थे 2 साल 3 साल पहले, आज 2 लाख बेल्स का भी काम नहीं होता है, 10 लाख बेल्स से 2 लाख बेल्स की भी काम नहीं होती है साल में। नहीं संतोष जी, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है। हाँ। आप कह रहे हैं कि सरकार ने मान लीजिए कि 300 लाख मीट्रिक टन का एक टारगेट रखा है, या 400 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा है कि मुझे वीट को प्रोक्योर करना है जी। भाई, आपका वीट का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है जी। तो भाई बाकी का वीट कहाँ जाएगा? बाकी का वीट तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना जी। वो वेट करते हैं, गवर्नमेंट तो उनके ऊपर वेट करते हैं। एक बार जैसे आज क्या है, आप अगर पूरे वीट की मार्केट देखेंगे, नहीं, वीट का तो एक सीजन है, हाँ। वो उसी 2 महीने के अंदर अंदर में आएगा जी। तो 2 महीने के अंदर अंदर में जब वो मंडी के अंदर में आएगा तो वही टाइम जो है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट का भी है और वही टाइम जो है ट्रेडर के भी प्रोक्योरमेंट दोनों चीज है। लेकिन गवर्नमेंट अगर पहले प्रोक्योरमेंट करता है तो वेयरहाउस भी प्राइवेट में ले लेता है, क्योंकि इतना एफसीआई के पास कैपेसिटी नहीं है आज के डेट पे, तो प्राइवेट वेयरहाउस भी ब्लॉक करने लगती है। ओके। और हर एक जगह स्टोरेज स्पेस अगर ब्लॉक हो गया गवर्नमेंट के स्टॉक में, तो प्राइवेट प्लेयर्स को कहां से जगह मिलेगी? अगर जगह मिलेगी तो भी वो हाई रेट में मिलेगी, या नहीं अच्छी क्वालिटी के वेयरहाउस नहीं मिलेंगे। तो ये चैलेंजेस आती है अगर गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट बढ़ गई। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपको बताता हूँ,
गुजरात के अंदर मूंगफली का प्रोक्योरमेंट होती है, लास्ट ईयर नहीं हुआ, नाफेड ने नहीं खरीदा, उससे पहले साल में बहुत ज्यादा खरीदा था क्योंकि स्टेट में इलेक्शन थी, ठीक तो है। बहुत ज्यादा खरीदी। तो कहीं पे भी वेयर हाउस नहीं मिला, एक भी सिंगल वेयर हाउस हमको नहीं मिलता था। जहां पे 6 रुपए स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है वहां 12 रुपए स्क्वायर फीट में लेना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट हाई रेट पे सारे हायर करके सभी फूड ग्रेन को रखना पड़ता था। Okay. अब ले लीजिए कल वार का सिचुएशन हुआ, इमीडिएटली उसको टारगेट आ गया कि मुझे बाय करना है, तो वेयर हाउस ब्लॉक करते जाएंगे, क्योंकि फूड ग्रेन फूड सिक्योरिटी के लिए रखेंगे। तो गवर्नमेंट आज, लेकिन ये सिचुएशन आपके बाकी कमोडिटी में नहीं है, जैसे स्पाइसेस है, गवर्नमेंट की कंट्रोल कम है, उसमें हो सकता है कोई होर्डिंग किया, स्पेकुलेशन किया और 5 लोग मिलके कमोडिटी को पकड़ लिए और प्राइस को आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। वहां पे गवर्नमेंट को विजिलेंट होना पड़ेगा, बट वहां पे कंट्रोल नहीं है। तो आज जैसे जीरा में हुआ था 600 रुपए तक चला गया, फिर वापस आ गया 200 रुपए में। अब धनिया में हुआ है, हो सकता है नीचे गिर जाए। टर्मरिक में आपने देखा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। आपने 2-3 बार धनिया का नाम लिया, लग रहा है धनिया में कोई खेल हो रहा है, नीचे आएगा। देखिए, मैं वो बोल नहीं सकता है फोरम में, बट कमोडिटी में होती है। आप समझिए कि आज जैसे कैस्टर है, 13 लाख टन की कैस्टर है, 10 घर मिल जाएंगे तो 13 लाख की तो खरीद सकते हैं। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि पूरे शेयर्स को कोई खरीद नहीं सकता, बट कमोडिटी में खरीद लेते हैं। कहीं लगता है कि आज इस बार पाइपलाइन नहीं है, तो ये खेल है, इसीलिए तो सेबी को आना पड़ा इसमें और इतना बड़ा रोल प्ले करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वेयरहाउसिंग में यही जूझ रहे हैं, कमोडिटी की फोरकास्टिंग नहीं है, और जो भी फोरकास्टिंग के डेटा आती है उसमें कोई सैंक्टिटी नहीं है। और जो भी आज गवर्नमेंट मांग रही है सबको कि आपके डेटा दीजिए, हर फ्राइडे को बताइए आपका कैश स्टोरेज, फिर भी वो एम्बिग्यूटी है कि कितना स्टॉक पड़ा है, वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक या वेयरहाउस के अंदर पड़ा है या फार्मर के पास कितना स्टॉक है, वो पता ही नहीं चलता है। समहाउ ये डिमांड सप्लाई के साथ हमको जाना पड़ता है ये वेयरहाउसिंग। तो आप देखेंगे आज गंगानगर जाएंगे राजस्थान में, गोडाउन का यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है, इतना गोडाउन बन गया है, 2.5 रुपए स्क्वायर फीट में भी लोगों को भाड़े पे नहीं लग रहा है। और जब यहां देखेंगे लास्ट ईयर 15-15 रुपए 11-11 महीने का लॉक इन में भी गोडाउन नहीं मिल रहे थे। तो ये कसमोकस हमारा रहता, क्योंकि जब तक ये हमारे पास आएगा नहीं एसेट, हमारा कोई काम ही नहीं है। और एसेट आने के लिए बैंक और कमोडिटी प्लेयर्स की जरूरत है। बिल्कुल। नवल जी, क्या देखते हो जब आप किसी ट्रेडर को या फार्मर को आप लोन देते हो, या वेयर हाउस कंपनी को ही अगर आप फाइनेंस करते हो, तो उस समय पर क्या क्राइटेरियाज क्या रहते हैं? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे गो ग्रीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का कि इतना ओपन फोरम मिला कि ट्रेडर्स के साथ फेस टू फेस होने का, और एक बंच ऑफ ट्रेडर्स एक साथ पकड़ना मिलना, ये हम लोग एज ए बैंकर के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है और इसको हम अपॉर्चुनिटी मानेंगे। और जहाँ तक फिनेंसिंग की बात है, जैसे कि हम लोग मार्केट में निकले, मक्का का सीज़न खराब चल रहा था, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचे, तो उसको सोचने के लिए हम लोग अभी जैसे मैं रायगंज में पोस्टेड हूँ, तो मार्केट में निकले तो एक ट्रेडर्स ने बताया कि हम लोग मखाना करेंगे, और मखाना में फर्स्ट टाइम हमको लगा इस एरिया में हम लोगों ने फिनेंस किया था। तो और ये प्रपोजल हमने गोग्रीन को भी रखा। ये आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं? दलकोला का। ओके, दलकोला का, ठीक है। तो ये प्रपोजल हमने गो ग्रीन को भी रखा। तो फर्स्ट टाइम ये लोग भी थोड़ा सरप्राइज हुए कि इतनी महंगी कमोडिटी है, कैसे इसको करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो देखा, तो नॉर्मली 25% का मार्जिन रहता है अदर कमोडिटीज़ में, जैसे मक्का हो गया, पैडी हो गया, ये सब में। तो उसमें 30% का रखे, ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन 30% सफिशिएंट था। तो हम लोगों ने रिस्क लिया और वो चीज़ हम लोगों ने फंडिंग किया भी। तो इसका इम्पैक्ट मिला कि अभी मखाना के लिए जो है कि ट्रेडर्स को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो हम लोग को एक करेज हुआ, क्या बूस्ट मिला कि नहीं, हम लोग अदर सेगमेंट में भी हम लोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली रहता है, चैलेंजेस रहता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स का मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो लोग अपना जो परचेज सेल है, वो सेल बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। एग्री फाइनेंस का भविष्य क्या देख रहे हैं? अच्छा है, बढ़िया है, और ये तो रहेगा, भारत कृषि प्रधान देश है, रिस्क भी है। रिस्क तो है, हर एक चीज़ में रिस्क है, लेकिन ठीक है, हम लोग ट्रेडर्स के साथ में हैं और स्टेप बाय स्टेप पे काम तो फिनांस तो करेंगे ही। प्रवीण जी, दी हार्ट इस समय पर क्या लगता है, क्योंकि एग्री इको चेन के अंदर में एक अच्छा उभरता हुआ नाम है,
लगातार तवज्जो दे रहे हैं कि जो फूड है अब उसकी क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी के ऊपर पे जाना चाहिए और क्वालिटी भी न्यूट्रिशन क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरी, 100 अरब डॉलर का हमें एक्सपोर्ट करना है। दुनिया के हर फूड की थाली के अंदर में भारत का कोई ना कोई फूड जरूर उसके अंदर में हो, ये एक टारगेट जो है वो मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। कैसे देखता है दी, आपका इसमें क्या रोल हो सकता है? हम लोग इस जो आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और हमारे देश का जो जीडीपी है, मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। तो और हमारे पास जो एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें हैं, या तो हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लोग मार्केट फिट के हिसाब से प्रोडक्शन करें तो हम एक बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मार्केट फिट से मतलब? मार्केट फिट से मतलब ये है कि जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को एक राइस की रिक्वायरमेंट होती है, उस राइस में क्या होता है कि जैसे आप 1 kg राइस लेंगे तो उससे 2 kg जब आप बॉईल करते हैं और बनाते हैं तो 2 किलो बन जाता है। ठीक है, मार्केट फिट ये कहता है कि वो 2 से ज्यादा बने, 2.5 किलो बने, 3 किलो बने। ओके, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमें वेराइटल चेंजेस करने होंगे। हमारे कंट्री के अंदर कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो 2.5 और 3 टाइम्स भी ग्रो करती हैं व्हेन यू कुक देम। तो कुकिंग के बाद में वो 2.5 और 3 टाइम्स। चावल की वो कौन सी वैरायटी होंगी? ये IR64 होता है। उसी में एक्चुअली में क्या हो गया है कि IR64 इतने जेनेरिक हो गया है, उस राइस की वैरायटी मिक्स हो गई पूरी तरीके से। वो IR64 रह नहीं गया है, बट बोला जा रहा है कि वो IR64 है। ठीक है, बट उसमें कुछ ऐसे जीनोम्स हैं जिन पे हम काम किया जा सकता है और उसको उस तरीके से प्रोडक्शन कराया जा सकता है। तो हमारी कंपनी अभी करंटली कुछ कंपनियों से टाई अप कर रही है, कुछ कंपनियों से बात कर रही है कि हम लोग एक ऐसा सीड प्रोडक्शन करें जो मार्केट फिट हो, आगे एक्सपोर्ट मार्केट फिट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारा काम चल रहा है, R&D हम लोगों का चल रहा है। आपने जीनोम का नाम किया? हाँ, जीनोम। ठीक है जी। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड की अगर मैं बात करूं तो अभी ताजा उदाहरण ये है कि चाइना ने आपके चावल के 3 कंटेनर रिजेक्ट कर दिए हैं और उस पे ये लगाया है नाम कि ये GM वैरायटी है और ये चावल चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि कम क्वांटिटी है, केवल मात्र 3 कंटेनर है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो विश्व के अंदर में विश्व पटल पे जो मैसेज गया वो ये गया कि भारत क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रो कर रहा है, जो कि भारत के अंदर में बैन है। देखिए, चाइना क्या करता है और क्या नहीं करता है ये बहुत ही पॉलिटिकल चीज़ है। चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर उनके पास में एक्सेस कोई चीज़ आ गई है तो वो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देयर इज नो न्यूट्रल बॉडी जिसमें जाके वो टेस्ट हो। ठीक है, तो हमारा कहना ये है कि जो चाइना बोल रहा है उसको फिर वेरीफाई और सर्टिफाई कहीं से थर्ड बॉडी, न्यूट्रल बॉडी से करवाया जाए, देन ओनली यू कैन सी कि हम GMO कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी कंट्री के अंदर GMO अलाउड है ओनली फॉर कॉटन, और कॉटन में ही GMO चल रहा है, GMO सीड। उसके अलावा अभी कहीं भी हमारे कंट्री में कहीं भी कोई GMO अलाउड नहीं है। ठीक है, बट देयर आर ट्रायल्स विच आर कंट्रोल ट्रायल्स जो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भाई अगर फ्यूचर में कुछ करना पड़े हमें तो हम GMO लाना है, कैसे लाना है। देयर आर मैनी पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट्स जिसमें GMO के केसेस चल रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो GMO के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। अभी GMO हमें लाना होगा या नहीं लाना होगा फ्यूचर ही बताएगा। आप क्या समझते हो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? देखिए, बिना GMO के भी मस्टर्ड का प्रोडक्शन, आई कैन से मस्टर्ड का प्रोडक्शन जो 2010 में 60 मिलियन टन होता था, आज 120 मिलियन टन है, ओनली वेराइटल चेंजेस से। ठीक है, तो देयर इज नो नीड कि हमें GMO लाना ही चाहिए। तो इसके लिए आज की तारीख में हम नॉन GMO होते हुए भी हमारे बिहार का मेज का प्रोडक्शन US के GMO मेज के प्रोडक्शन के बराबर है। ठीक बात। हम लोग जो है 4.5 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं
जो पूरे यूएस के बराबर है। मतलब यूएस की जीएमओ सीड और हमारे यहाँ का नॉन जीएमओ सीड लगभग बराबर प्रोडक्शन कर रहा है। बिल्कुल, ये तो स्टडीज कह रही हैं, आईसीआर की स्टडीज भी कहती हैं। करेक्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएमओ लाया जाए, बट टू सपोर्ट सच अ बिग पॉपुलेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन, हम लोगों को कुछ एरिया में जीएमओ लाने का जरूरत पड़ सकती है, बट अभी करंटली तो नहीं जरूरत है। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, और वो बहुत जरूरी भी है। भाई कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, नोबडी नोज। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी देखते हैं अभी आप? इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, यस डेफिनेटली। एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है और अभी बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हमारे कंट्री का बजट है वो 7,000 करोड़ समथिंग है, 7,000 करोड़ का बजट है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कंपनी, मतलब एक नॉट छोटी कंपनी, बायर का जो बजट है वो भी 7,000 करोड़ है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है। तो एक पूरे कंट्री का बजट और एक कंपनी का बजट बराबर है। तो नहीं, आपने तो जिस कंट्री का नाम लिया उसका तो एक्चुअली सालाना अगर बजट देख लेंगे तो ठीक है, एक कंट्री के पूरे फाइनेंशियल बजट के बराबर है। नहीं तो हम वी आर वन, मतलब हम लोग जो है 1.5 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको हैंडल कर रहे हैं। हाँ। और हमारा एग्रीकल्चर का बजट 7,000 करोड़, और एक कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी, अपना केवल कंपनी का जो R&D का बजट है वो 7,000। देखिए ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं, हालांकि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, लेकिन एग्रीकल्चर का जो बजट है वो 1,62,000 करोड़ का है। इस बार बजट के अंदर में जो अनाउंस हुआ 1,62,000, उसमें सारी सब्सिडीज ही है। हाँ, उसमें सब्सिडीज भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। बेसिकली वो जो बजट है दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हाँ। भाई सरकार बनानी है सबको तो उसी तरीके से बजट बनते हैं। हाँ। और उसी तरीके से काम चलते हैं। हाँ। तो कंट्री को मतलब देखिए पॉलिटिक्स को भी असाइड नहीं कर सकते, तो दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। कंट्री के हित में जो है वो ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। देखिए ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ही है, और फार्मर चाहे वो भारत का फार्मर हो या अमेरिका का फार्मर हो, ठीक है, तो फार्मर का ही वो दबाव है ट्रंप साहब के ऊपर पे, जिसने भारत की तरफ टैरिफ की गन जो है वो मोड़ी। ठीक है, तो वो हर एक कंट्री के साथ में ये शायद चलता है। मैं एक सवाल आप लोगों से और लूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पे। साहू जी, आपको क्या लगता है कहाँ पे डेवलपमेंट्स की जरूरत आन पड़ी है, और कहाँ आपको लगता है कि ये नकूने हैं, इनको अगर ठीक कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए? देखिए तो एग्री विस्तार का जो हो रहा है ना, वो एक बहुत जरूरी स्टेप है। बेसिकली एग्री स्टेट जो बन रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। देखिए आज AI का जमाना है और आज डेटा का जमाना है, और हमारा आज कोई भी डेटा जो है करेक्ट नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है, अभी तो काफ़ी सारा आगे बढ़ गए हैं, अगर ये कर लेती है और हर एक फार्मर की लैंड की डेटा और हर एक फार्मर की इकोनॉमिक और सोशल डेटा अगर हमारे हाथ में आ जाए या बैंकिंग सेक्टर को आ जाए, तो इससे बड़ा जादू की झप्पी कुछ मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि लोन डिजिटली दे सकते हैं, 30 सेकंड में 3 मिनट में लोन जा सकता है फार्मर को। आज क्या है, कितने भी NBFC खुल गया, P2P लेंडिंग आ गया, फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम कुछ देर पहले वही बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत कमबसम है और फार्मर क्या पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड है, तो डरते हैं। अगर ये डिजिटली अगर कुछ ये एग्रीस्टेक अगर सही में आ गया, तो मुझे लगता है ये बैंकिंग जो आज जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली सबकी डेटा मिल जाएगी, क्लियर कट मिल जाएगी। आज क्या लैंड भी लिटिगेशन इंडिया में इतना ज्यादा है। आज वेयरहाउस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आज लॉजिस्टिक्स पार्क की बात हो रही है। 400 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक्स पार्क बन रही है, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बोल रहे हैं। 400 एकड़ एक्वायर करना इंडिया में ये बहुत इजी नहीं है। बात करना बहुत अच्छा है, 50 एकड़ आप एक्वायर कर लो, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये अगर लैंड का जो अगर डिजिटाइज हो जाएगा तो इजीली आप कर सकते हैं। आप जानते हैं ओनर कौन है, वो हायरार्की आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एग्रीकल्चर में जो इमीडिएटली जो बेनिफिट लाने वाला ये एग्रीस्टेक लाने वाला है। और इसमें क्या है, डिजिटल और फाइनेंसिंग और इवन सारे जो सब्सिडी जा रहे हैं, प्लस जो PDS सिस्टम जा रही है, सारे चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाएगी।